डेट, दिस इज कॉल्ड डेट, नॉट डेब्ट। बी इसमें साइलेंट है, ठीक है। इट मीन्स ऋण, कर्ज, ठीक है। बजटरी डेफिसिट्स मस्ट बी फिनेंस्ड बाय आइदर टैक्सेशन, बोरोविंग और प्रिंटिंग मनी। जो बजटरी डेफिसिट्स होता है, बजटीय जो घाटा होता है, उस घाटे की पूर्ति की जानी चाहिए। मतलब उस घाटे को कैसे कंप्लीट करोगे, फिनांस कैसे करोगे, ठीक है। या तो टैक्स लगा करके लोगों के ऊपर, बोरोविंग उधार ले करके, या फिर प्रिंटिंग मनी पैसे को छाप करके, मुद्रीकरण के द्वारा। गवर्नमेंट्स हैव मोस्टली रिलाइड ऑन बोरोविंग, जो सरकारें हैं वो मोस्टली बोरोविंग पर रिलाई होती है, निर्भर होती हैं कि वो बोरोविंग करके ही बजटरी जो डेफिसिट है उसको फिनेंस करती हैं। गिविंग राइज टू व्हाट इज कॉल्ड गवर्नमेंट डेट, ठीक है। और बोरोविंग के माध्यम से वो उस चीज को बढ़ा देते हैं जिसे हम सरकारी कर्ज कहते हैं, या सरकार का कर्ज कहते हैं, गवर्नमेंट डेट कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट प्रिंटिंग करेंसी तो करेगी नहीं, करेंसी अगर वो प्रिंट करती है तो उसको कर्ज तो होगा नहीं। एक तो फायदा है ये कि उसको कर्ज नहीं होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, तो मनी सप्लाई उसमें इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी मुद्रास्फीति की ओर, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग करेंसी गवर्नमेंट रिलाई ऑन बोरोविंग, ठीक है। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेफिसिट्स एंड डेट, जो कर्ज है और जो घाटा है उसकी जो अवधारणा आर क्लोजली रिलेटेड, वो दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक से संबंधित हैं। डेफिसिट्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ्लो, जो डेफिसिट है उसको एक फ्लो सोचा जा सकता है, फ्लो माना जा सकता है डेफिसिट को। विच एड टू द स्टॉक ऑफ डेट, जो कर्ज का जो स्टॉक है उसमें ऐड करता है, जोड़ देता है, बढ़ोतरी कर देता है, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बोरो ईयर आफ्टर ईयर, यदि सरकार हर साल बोरो करना शुरू मतलब जारी रखती है, उधार लेती रहती है, इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डेट एंड द गवर्नमेंट हैज टू पे मोर एंड मोर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यदि सरकार हर साल कर्ज लेना जारी रखती है तो इससे जो डेट है वो बढ़ जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसे इंटरेस्ट के माध्यम से पे करने पड़ते हैं। दिस इंटरेस्ट पेमेंट्स themselves कंट्रीब्यूट टू डेप्ट, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं ये भी डेट को बढ़ाती हैं, डेट में योगदान देती हैं, ऋण को बढ़ाती हैं। मतलब ऋण को चुकता करने के लिए और ऋण लेना पड़ता है, ठीक है। ईएमआई चुकता करने के लिए और ऋण लेना पड़ता है, एक सर्कल हो जाता है। पर्सपेक्टिव्स ऑन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट डेट, सरकार का जो डेट है उसकी जो उपयुक्त अमाउंट है उस पर क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या दृष्टिकोण है। देयर आर टू इंटरलिंक्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द इश्यू, इस मुद्दे से संबंधित दो एस्पेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, दो पहलू हैं। वन, पहला है वेदर गवर्नमेंट डेट इज ए बर्डन, क्या जो गवर्नमेंट डेट है, सरकार का जो ऋण है, क्या वो बर्डन है। एंड टू, और दूसरा, द इश्यू ऑफ फिनेंसिंग द डेट, इस डेट को फाइनेंस करने का इश्यू, ठीक है। डेट को फाइनेंस करने का मतलब इशू कि उस कर्ज को अदा करने के लिए आप पैसे कहां से यूज कर रहे हो, बोरोविंग कर रहे हो, ठीक है, या प्रिंटिंग करेंसी कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है डेट फाइनेंसिंग। द बर्डन ऑफ डेट मस्ट बी डिस्कस कीपिंग इन माइंड दैट व्हाट इज ट्रू ऑफ वन स्मॉल ट्रेडर्स डेट मे नॉट बी ट्रू फॉर गवर्नमेंट डेट, ठीक है। जो डेट है सरकार का, जो उसका बोझ है, वो यह ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया जाना चाहिए कि एक छोटे व्यापारी के लिए जो कर्ज का मतलब है, जो ट्रू है उसके लिए, वो सरकार के लिए ट्रू नहीं है, सरकार के कर्ज से ट्रू नहीं है। मतलब एक व्यापारी का जो कर्ज होता है ना, उसी प्रकार से सरकार का कर्ज नहीं होता, वो कुछ अलग पर्सपेक्टिव में होता है। एंड वन मस्ट डील विद द होल डिफरेंटली फ्रॉम द पार्ट, और वन मस्ट डील, किसी व्यक्ति को ये डील करना होगा विद द होल, सारे के सारे डेट के साथ, डिफरेंटली फ्रॉम द पार्ट, उस पार्ट से डिफरेंटली उसको क्या करना होगा, डील करना होगा। अनलाइक, शायद ही एनी वन ट्रेडर, कोई भी व्यापारी, द गवर्नमेंट कैन रेज रिसोर्सेज, जो सरकार है जो वो क्या कर सकती है,
रिसोर्सेज को रेज कर सकती है थ्रू टैक्सेशन के माध्यम से, प्रिंटिंग मनी के माध्यम से। लेकिन जो एक व्यापारी है, क्या वो भी ऐसा कर सकता है कि अब मैं तो अपने पैसे छापूंगा और मैं तो अपने पैसे छाप करके अपने ही पैसे में लोन चुकता करूंगा? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो वी कैन से दैट व्हाट इज ट्रू, ठीक है, फॉर अ स्मॉल ट्रेडर्स डेट इज नॉट ट्रू फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, बाय बोरोइंग द गवर्नमेंट ट्रांसफर्स द बर्डन ऑफ रिड्यूस्ड कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। बोरोइंग के माध्यम से जो सरकार होती है वो कम हुए खर्चे का, कम हुई खपत का जो बोझ है वो भावी पीढ़ियों पर ट्रांसफर कर देती है, जो खपत कम हुई है। ठीक है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि इट बोरोज बाय इश्यूइंग बॉन्ड्स, या बोरो करती है जो सरकार है वो उधार लेती है बॉन्ड इश्यू करके टू द पीपल, उन लोगों को लिविंग एट प्रेजेंट, जो इस समय रह रहे हैं, जो इस समय जीवित हैं, उन लोगों को बॉन्ड जारी करके उन लोगों से गवर्नमेंट उधार लेती है। बट लेकिन मे डिसाइड टू पे ऑफ, और वो पे ऑफ करने का डिसाइड कर सकती है द बॉन्ड्स को सम 20 ईयर्स लेटर, कुछ 20 साल के बाद, बाय रेजिंग टैक्सेस रेज करके। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने अभी उधार ले लिया, बॉन्ड जारी कर दिए। गवर्नमेंट ने बॉन्ड जारी करने का मतलब क्या है कि सर पब्लिक के पास तो बॉन्ड चला गया, पैसे तो गवर्नमेंट के पास आ गए। लेकिन 20 साल के बाद क्या करना होगा? 20 साल के बाद गवर्नमेंट को वही पैसे वापस देने होंगे, बॉन्ड वापस लेना होगा, क्योंकि बॉन्ड जो होता है वो एक प्री डिसाइडेड डेट एंड टाइम को वापस लेना होता है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर वो 20 साल के बाद देना है पब्लिक को, हो सकता है गवर्नमेंट 10 साल के बाद टैक्स बढ़ा दे, पब्लिक को पता ही ना चले कि टैक्स क्यों बढ़ा दिया। 15 साल के बाद बढ़ा दे, ताकि गवर्नमेंट ये सोचे कि हाँ मेरे को बॉन्ड देना है इस टाइम पे, और जब तक मुझे बॉन्ड देना होगा तब तक मैं पब्लिक से ही पैसे ले लूंगा और पब्लिक को ही वापस कर दूंगा। तो ये गवर्नमेंट का कर्ज है। दिस में बी लेविड ऑन यंग पॉपुलेशन, ये जो टैक्स है ये यंग पॉपुलेशन पे लेवी किए जाते हैं, यंग पॉपुलेशन पे लगाए जाते हैं दैट हैव जस्ट एंटर्ड द वर्क फोर्स, जो यंग पॉपुलेशन अभी भी वर्क फोर्स में शामिल हुई है, कार्यबल में शामिल हुई है, जो अभी भी लोग 15 साल से लेकर के 60 साल की उम्र के बीच में है, उनके ऊपर ये टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट। हुज डिस्पोजेबल इनकम, जिनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है विल गो डाउन, वो कम हो जाएगी, एंड हैंस कंजम्पशन, और इस प्रकार से जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो भी कम हो जाएगी। दस इस प्रकार से नेशनल सेविंग, जो राष्ट्रीय बचत है, इट वॉज आर्ग्यूड, ऐसा आर्ग्यू किया गया, विवाद किया गया, विचार प्रस्तुत किए गए, वुड फॉल, वो भी कम हो जाएगी, जो राष्ट्रीय बचत है वो भी कम हो जाएगी। आल्सो, इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट बोरोविंग फ्रॉम द पीपल, जो गवर्नमेंट है उसकी जो बोरोविंग है, जो लोगों से हो रही है, गवर्नमेंट की लोगों से या जनता से उधारी, रिड्यूसेस द सेविंग अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर, वो उस सेविंग को कम कर देती है जो सेविंग प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए सेविंग कौन सी अवेलेबल है? हाउ कैन वी से दैट कि हम सेविंग कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल है? प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट बैंक लोन दे देंगे फिर। ठीक है, टू द एक्सटेंट, इस विस्तार तक की, दैट की दिस रिड्यूसेस कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, कि यह पूंजी निर्माण को और वृद्धि को कम करती है। डेट एक्ट्स एज ए बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, जो डेट है, जो ऋण है, वो भावी पीढ़ियों पर, भविष्य की पीढ़ियों पर एक बोझ का काम करता है। ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से, इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट व्हेन अ गवर्नमेंट कट्स टैक्सेस, ऐसा भी विचार प्रस्तुत किया गया कि जब गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है एंड रन्स ए बजट डेफिसिट, और गवर्नमेंट एक बजट डेफिसिट में चल रही होती है, गवर्नमेंट को बजट या घाटा हो रहा था, कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड टू देयर आफ्टर टैक्स इनकम बाय स्पेंडिंग मोर, जो कंज्यूमर्स हैं वो इसका प्रत्युत्तर देते हैं। ठीक है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम को और ज्यादा खर्च करके। ठीक है, आफ्टर टैक्स इनकम कौन सी इनकम होती है? डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, उस डिस्पोजेबल इनकम को ज्यादा खर्च करके वो रिस्पॉन्ड करते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट दिस पीपल आर शॉर्ट साइटेड, ऐसा हो सकता है कि ये जो लोग हैं ना वो शॉर्ट साइटेड हों। शॉर्ट साइटेड का मतलब अदूरदर्शी हों, दूर के नहीं सोच सकते हों कि आगे क्या होने वाला है, एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ बजट डेफिसिट्स, और बजट डेफिसिट्स का इम्प्लीकेशंस नहीं समझ पा रहे हो कि उसके प्रभाव क्या है, वो नहीं समझ पा रहे हो। दे मे नॉट रियलाइज दैट एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, वे हो सकता है शायद रियलाइज ना कर पाए कि इस फ्यूचर में किसी न किसी पॉइंट पर द गवर्नमेंट विल हैव टू रेज टैक्सेस टू पे ऑफ द डेट, की सरकार को फ्यूचर में किसी न किसी पॉइंट पर टैक्स बढ़ाने होंगे ताकि वो अपने कर्ज से
मुक्ति पा सके या कर्ज को अदा कर सके, चुकता कर सके, एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट इकट्ठा हो चुका है उसको पे कर सके, उसको चुकता कर सके। ठीक है, एवन इफ दे कंप्रीहेंड दिस, चाहे वे इसको कंप्रीहेंड करें, समझ भी जाएं वो लोग, दे में एक्सपेक्ट द फ्यूचर टैक्सेस विल फॉल नॉट ऑन देम बट ऑन फ्यूचर जनरेशन। हो सकता है वो ये उम्मीद करें कि जो टैक्सेस हैं वो उन लोगों पर लगाए जाएंगे जो अभी है नहीं, फ्यूचर में आने वाले हैं। मतलब जो टैक्स है वो उन पर नहीं लगाए जाएंगे बल्कि भावी पीढ़ियों पर लगाए जाएंगे। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे आता है हमें उसमें बजटरी डेफिसिट्स को देखना चाहिए कि बजटरी डेफिसिट्स कितना है, जीडीपी का कितना परसेंट है। ठीक है, अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, इसका जो विरोधाभास, विरोध में जो विचार है, इज दैट वो ये है, कंज्यूमर्स आर फॉरवर्ड लुकिंग। जो कंज्यूमर्स होते हैं, ग्राहक जो होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, मतलब आगे की ओर देखने वाले, भविष्य की ओर देखने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं। एंड विल बेस देयर स्पेंडिंग नॉट ओनली ऑन देयर करंट इनकम बट आल्सो ऑन देयर एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। और वे जो स्पेंडिंग को करते हैं वो ये सोच करके करते हैं कि उनकी फ्यूचर में इनकम क्या होगी, रेदर देन उनकी प्रेजेंट में इनकम क्या है। ठीक है, वो उसके हिसाब से करते हैं। मतलब हमारे पास पैसे की आमदनी होगी तभी तो हम खर्चा करेंगे। ठीक है, आमदनी हमारी अभी 1 रुपया है, खर्चा हम 2 रुपये कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, फ्यूचर में अगर हमारी आमदनी अच्छी हो रही है तो हो सकता है हम सोच ले कि मेरे को 1 महीने बाद इतने पैसे मिलने वाले हैं और मैं खर्चा अभी से डिसाइड करके चलूँ। ठीक है, दे विल अंडरस्टैंड दैट बोरोविंग टुडे, वे समझ जाएंगे कि आज के दिन जो बोरोविंग है, उधारी लेना है, मीन्स उसका मतलब है हायर टैक्सेज इन फ्यूचर, की फ्यूचर में टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सरकार अगर पब्लिक से उधार ले रही है, मीन्स पब्लिक को नेक्स्ट कुछ ईयर्स में टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। फर्दर, इससे आगे, द कंज्यूमर विल बी कंसर्न, कंज्यूमर जो होंगे वो कंसर्न होंगे, चिंतित होंगे, अबाउट फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर की जनरेशन के बारे में चिंतित होंगे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि दे आर द चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, की वो आज की पीढ़ी के बच्चे या पोते पोती हैं। एंड द फैमिली विच इज द रिलीवेंट डिसीजन मेकिंग यूनिट, और जो परिवार है वो एक रिलीवेंट डिसीजन मेकिंग यूनिट है, निर्णय लेने वाली एक इकाई है। ठीक है, कंटिन्यूस लिविंग, वो लिविंग करना कंटिन्यूस रखेगी। ठीक है, जीवन यापन करना जारी रखेगी। दे वुड इंक्रीज सेविंग्स नाउ, वो अभी क्या करेगी फैमिली, जो रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग है, फैमिली अभी क्या करेगी, वो सेविंग्स को अभी बढ़ा देगी। विच विल फुली ऑफसेट द इंक्रीज गवर्नमेंट डिस सेविंग। ठीक है, जो पूरी तरह से जो गवर्नमेंट की बढ़ी हुई डिस सेविंग है, ठीक है, जो बचत नहीं हो रही है, ठीक है, सो दैट नेशनल सेविंग्स डू नॉट चेंज, ताकि नेशनल सेविंग चेंज ना हो। समझ गए, वो क्या करेंगे, वो इंक्रीज को बढ़ा देंगे, जो उनकी सेविंग्स बढ़ी हुई है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, तो गवर्नमेंट की जो डिस सेविंग नहीं हो रही है उसको वो क्या कर देंगे, वो दूर कर देंगे, और नेशनल सेविंग्स डू नॉट चेंज, नेशनल सेविंग उसी लेवल पर आ जाएगी। ठीक है, दिस व्यू इज कॉल्ड रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ये जो व्यू है इसको रिकार्डियन इक्विवेलेंस कहा जाता है, आफ्टर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 19th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो। ठीक है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के नाम के ऊपर रखा गया है, जिसका नाम है डेविड रिकार्डो। इसको रिकार्डो इक्विवेलेंस बोला जाता है। ठीक है, कौन था डेविड रिकार्डो? हु फर्स्ट आर्ग्यूड, जिसने पहले आर्ग्यू किया था, विचार प्रस्तुत किया था, दैट की इन द फेस ऑफ हाई डेफिसिट्स, कि हाई डिफिसिट के फेस में पीपल सेव मोर, लोग ज्यादा बचत करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, कि ये किसने दिया था कि जब हाई डेफिसिट होता है तो लोग ज़्यादा सेव करते हैं। हो सकता है ऐसे आ जाए स्टेटमेंट एग्जाम में कि जब हाई डेफिसिट होता है तो पीपल सेव मोर। ठीक है, जब घाटा हो जाता है तो लोग ज़्यादा बचत करते हैं, और हम क्या सोचेंगे एग्जाम में बैठ करके, घाटा हो चुका है तो लोगों के पास बचत करने के लिए होगा ही क्या, हम इसको क्या करेंगे, स्टेटमेंट गलत लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है कि डेविड रिकार्डो के द्वारा दी गई थी, और जब घाटा होता है, बजटरी डेफिसिट ज़्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग बचत ज़्यादा करते हैं, और ये इसको रिकार्डियन इक्विवेलेंस बोला जाता है। ठीक है, इट इज कोल्ड इक्विवेलेंस, इसको इक्विवेलेंस इसलिए कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि इट आर्ग्यूज, यह विचार प्रस्तुत करता है दैट की टैक्सेशन एंड बोरोविंग आर इक्विवेलेंट, कि टैक्सेशन और बोरोविंग जो होती हैं वो एक समान होती हैं, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर, मतलब उनका मतलब ये होता है कि हम
एक्सपेंडिचर को फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, वित्तीयकरण कर रहे हैं, अनुदानित कर रहे हैं। द गवर्नमेंट इंक्रीजेस व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग बाय बोरोविंग टुडे, जब सरकार आज उधार लेकर के अपनी स्पेंडिंग को, खर्चे को बढ़ा देती है, विच विल बी रीपेड बाय टैक्स इन द फ्यूचर, जिसको फ्यूचर में टैक्स के माध्यम से पे किया जाएगा, इट विल हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका अर्थशास्त्र पर या इकोनॉमी पर वही प्रभाव पड़ेगा जितना प्रभाव गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने पर पड़ता है। दैट इज फाइनेंस्ड बाय ए टैक्स इंक्रीज टुडे, मतलब आज टैक्स को बढ़ा करके इसको फाइनेंस किया जाएगा। इट हैज ओपन बीन आर्ग्यूड, ऐसा प्राय विचार प्रस्तुत किया जाता है, विचार दिया जाता है, कहा जाता है दैट की डेट डज नॉट मैटर बिकॉज वी ओ इट टू आवरसेल्व्स। ऐसा विचार दिया जाता है कि ऋण कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हम इसको अपने आप को दे रहे होते हैं। जो ऋण होता है ना, हम इसको अपने आप को ही दे रहे होते हैं, इसलिए ऋण कोई मैटर नहीं करता। मान लो सरकार को अगर ऋण हो गया तो सरकार कहाँ से पे करेगी? सरकार थोड़ी ना कमाने के लिए जाएगी, दिहाड़ी पे चली गई, ठीक है, ऐसा थोड़ा ना होगा कि मोदी है। जो सरकार के ऊपर कर्ज है ना, वो कर्ज पब्लिक के ऊपर ही कर्ज माना जाता है, ठीक है। कई बार न्यूज में आता है ना कि आपकी सरकार में जनता के ऊपर इतना कर्ज हो गया, ये हो गया, और हमें पता भी नहीं चलता कि इतना कर्ज कहाँ से हो गया, ठीक है। तो जो सरकार के ऊपर कर्ज होता है वो जनरली जनता के ऊपर ही कर्ज माना जाता है, ठीक है, और जनता के ऊपर ही कर्ज माना जाता है, जनता के ऊपर ही टैक्स लगा करके जनता का ही कर्ज उतारा जाता है। तो ऐसा क्या है कि ऐसा ये बोला जाता है कई बार कि जो डेट होता है, ऋण होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ये जो कर्ज होता है ये हम अपने आप को ही दे रहे होते हैं, लोन के रूप में दे रहे होते हैं, कैसे ही, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल्दो देर इज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, हालांकि अब यहाँ पर रिसोर्सेज का ट्रांसफर हुआ है, स्थानांतरण हुआ है बिटवीन जनरेशंस के अंदर, परचेजिंग पावर रिमेन्स विद इन द नेशन, जो परचेजिंग पावर है वो नेशन के अंदर ही तो रहती है, ठीक है। हालांकि हमारे ऊपर जो कर्ज है, ठीक है, वो फ्यूचर जनरेशन को करना है, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, हम रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, और परचेजिंग पावर जो हमारी है आज जो कम हो रही है वो फ्यूचर में चली जाएगी, रहेगी तो नेशन में ही ना, ठीक है। हाउएवर, हालांकि एनी डेट दैट इज ओड टू फॉरेनर्स involves a burden since we have to send goods abroad corresponding to the interest payments। हालांकि कोई भी कर्ज जो विदेशियों से लिया गया है उसमें बर्डन शामिल है, वो बर्डन होता है किसी देश के ऊपर, क्योंकि हमें जो वस्तुएं हैं वो विदेश में भेजनी पड़ती हैं, जैसे कि हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है, कर्ज चुकता करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट के माध्यम से भी। अदर पर्सपेक्टिव्स ऑन डेफिसिट्स एंड डेट, ठीक है, घाटे पर और ऋण पर दूसरे दृष्टिकोण क्या है ये देखते हैं। वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ डेफिसिट इज दैट दे आर इन्फ्लेशनरी, ठीक है, एक मुख्य आलोचना घाटे की ये है कि वे इन्फ्लेशनरी होते हैं। इन्फ्लेशनरी का मतलब ये होता है कि जो घाटा है, जो कर्ज है, वो जैसे जैसे इन्फ्लेशन होती जाती है कर्ज भी वैसे ही बढ़ता चला जाता है, ऐसा माना जाता है। बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेज स्पेंडिंग और कट्स टैक्सेस, जब सरकार स्पेंडिंग को बढ़ा देती है या टैक्स को कट कर देती है, कम कर देती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज, जो टोटल डिमांड है वो बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? वो डिमांड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सभी संस्थाओं की टोटल मिलाकर के जो डिमांड होगी वो एग्रीगेट डिमांड होगी, ठीक है। जब गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है या टैक्स को कम कर देती है तो क्या हो जाता है कि डिमांड बढ़ जाती है। मुझे बताओ कि डिमांड कैसे बढ़ जाती है? दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज ए मस्ट टू गो थ्रू प्रीलिम्स, ठीक है। हाउ, जब गवर्नमेंट टैक्स कट कर देती है, हाउ इट लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। चलो मैं बताता हूँ। सरकार ने स्पेंडिंग करना शुरू कर दिया, खर्चा करना शुरू कर दिया, सरकार
खर्चा करना शुरू करेगी तो सरकार किस किस चीज के ऊपर खर्चा करना शुरू करेगी? सरकार को डिमांड होगी ना तभी, तो डिमांड तो बढ़ेगी। एक तो पॉइंट ये होगा। लेकिन टैक्स कट करके डिमांड कैसे बढ़ेगी? मान लो मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, मेरे ऊपर टैक्स लगता है 2,000 रुपये, मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम बचती है 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये मैं कंजम्पशन करूंगा। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, 2,000 के बजाय गवर्नमेंट ने 1,000 रुपये टैक्स लगाना शुरू कर दिया, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी? 9,000 रुपये। अब मैं 9,000 रुपये की खर्चा करूंगा, मीन्स जो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बच गए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, फर्म्स मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस हायर क्वांटिटीज। ठीक है, जो संस्थाएं हैं वो हायर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करने के योग्य शायद ना हो, शायद वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस ना कर पाए, दैट आर बीइंग डिमांडेड, जिसकी डिमांड की जा रही है एट द ऑन गोइंग प्राइसेस। ठीक है, प्रचलित दरों पर, प्रचलित मूल्य पर जो डिमांड की जा रही है, हो सकता है संस्थाएं उतना पैदा ना कर पाए, उत्पादन ना कर पाए। प्राइसेस विल देयरफॉर हैव टू राइज, इसीलिए जो प्राइसेस है उनको राइज करना पड़ेगा। प्राइसेस को राइज क्यों करना पड़ेगा? प्राइसेस राइज कर दोगे तो डिमांड भी तो कम हो जाएगी ना। प्राइसेस राइज करने से डिमांड कैसे कम होगी? प्राइसेस राइज होने का मतलब ये है कि जो डिमांड है वो डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सप्लाई कम है, और उस डिमांड को एक लेवल में लेकर के आने के लिए प्राइस बढ़ा दो, डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और डिमांड ऑटोमेटिक कम होगी तो उस डिमांड में काम चलाना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसलिए जो है प्राइस उनको बढ़ाना पड़ता है। हावेवर, हालांकि इफ देयर आर अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, हालांकि यदि कोई अनयूटिलाइज रिसोर्सेज हैं, मतलब ऐसे संसाधन है हमारे पास जिनका अभी तक हमने लाभ नहीं उठाया है, यूज में नहीं लिया है, आउटपुट इज हेल्ड बाई बैक बाई लैक ऑफ डिमांड। जो आउटपुट है, उत्पादन जो है, उसको समर्थन दिया जाता है डिमांड में कमी के द्वारा। ठीक है, डिमांड में कमी करके, प्राइसेस को इंक्रीज करके। ए हाई फिस्कल डेफिसिट इज अकम्पनीड बाय हायर डिमांड। जो हाई फिस्कल डेफिसिट होता है, मतलब बजटीय घाटा यदि ज्यादा है तो वो हायर डिमांड को लेकर के आएगा, एंड ग्रेटर आउटपुट, और ज्यादा आउटपुट को लेकर के आएगा, इससे भी ज्यादा आउटपुट को लेकर के। देयरफॉर नीड नॉट बी इन्फ्लेशनरी, इसलिए उसको इन्फ्लेशनरी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेफिसिट जो है हायर डिमांड के साथ साथ आता है और ग्रेटर आउटपुट के साथ साथ आता है, और उसे इन्फ्लेशनरी होने की जरूरत नहीं। इन्फ्लेशनरी होने का मतलब है कि प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस भी तो बढ़ाने पड़े, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सप्लाई कम है, इसलिए प्राइसेस इंक्रीज कर दो। ठीक है, इट हैज बीन आर्ग्यूड, ऐसा आर्ग्यू किया गया है दैट कि देयर इज अ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू ए रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ सेविंग्स अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ऐसा यह भी विचार प्रस्तुत किया गया है कि इन्वेस्टमेंट में कमी हो जाती है, ताकि सेविंग्स जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए, उस सेविंग्स में कमी हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर की जो सेविंग है उसमें कमी हो गई, उसमें कमी होगी, अगर सेविंग में ही कमी होगी तो इन्वेस्टमेंट में भी कमी होगी। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट में कमी कैसे होगी? ठीक है, क्योंकि जो हम सेविंग कर रहे हैं, जो हमने डिपॉजिट करवा रखी है बैंक में, हमारी सेविंग, वही सेविंग फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन के रूप में अवेलेबल होगी। सेविंग कम होगी तो लोन के लिए अवेलेबल राशि भी कम हो जाएगी, इसलिए क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम प्राइवेट सिटीजन्स, की सरकार यदि प्राइवेट सिटीजन से बोरो करने का फैसला करती है बाय इश्यूइंग बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इश्यू करके, टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट, इसके घाटे को फाइनेंस करने के लिए, दिस बॉन्ड्स विल compete विद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये जो बॉन्ड्स हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के साथ compete करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स से compete करेंगे फॉर द अवेलेबल सप्लाई ऑफ फंड्स, जो फंड्स की अवेलेबल सप्लाई है उसे प्राप्त करने के लिए compete करेंगे दूसरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, इंस्ट्रूमेंट से। समझ गए? मान लो गवर्नमेंट बॉन्ड लेना चाहती है, मतलब बॉन्ड इश्यू करके गवर्नमेंट से, पब्लिक से उधारी लेना चाहती है,
तो पब्लिक ये डिसाइड भी तो करेगी ना कि गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड है वो ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है। अगर कॉरपोरेट बॉन्ड ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है तो व्हाट इज द नीड फॉर द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड? नो। तो गवर्नमेंट किसकी ओर भागेगी? कॉरपोरेट बॉन्ड्स की ओर। गवर्नमेंट जो पब्लिक है कॉरपोरेट बॉन्ड्स की ओर भागेगी, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदेगी ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है वो कंपीट करने लग जाएगा। इफ सम प्राइवेट सेवर्स, यदि जो प्राइवेट सेवर्स हैं, जो निजी बचत करता लोग जो हैं, डिसाइड टू बाई बॉन्ड्स, यदि वो बॉन्ड खरीदने का फैसला कर लेते हैं, द फंड्स रिमेनिंग टू बी इन्वेस्टेड इन प्राइवेट हैंड्स विल बी स्मॉलर। वो फंड, वो राशि जो प्राइवेट हैंड्स में बचेगी इन्वेस्ट करने के लिए वो कम हो जाएगी, छोटी राशि बचेगी, कम राशि बचेगी। दस इस प्रकार से सम प्राइवेट बोरोवर्स, जो प्राइवेट बोरोवर्स हैं, विल गेट क्राउडेड आउट, वो भीड़ से बाहर हो जाएंगे, ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट से, एज द गवर्नमेंट क्लेम्स एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ इकोनॉमीज टोटल सेविंग, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी की जो टोटल सेविंग है उसके हिस्से को बढ़ाने का दावा करती है। ठीक है, तो जो प्राइवेट बोरोवर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। किससे बाहर चले जाएंगे? क्राउड से, कंपटीशन से बाहर चले जाएंगे। हाउएवर, हालांकि वन मस्ट नोट, एक व्यक्ति को ये नोट करना होगा, ध्यान में रखना होगा दैट की द इकोनॉमीज फ्लो ऑफ सेविंग, की एक इकोनॉमी में जो सेविंग का फ्लो है इज नॉट रियली फिक्स्ड, वो सचमुच फिक्स नहीं है। अनलेस वी एज्यूम दैट इनकम कैन नॉट बी ऑगमेंटेड, जब तक हम यह नहीं एज्यूम कर लें कि जो इनकम है उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी में जो सेविंग है उसका जो फ्लो है वो फिक्स नहीं है कि इतनी सेविंग तो होगी ही होगी। सेविंग कम भी हो सकती है, सेविंग ज्यादा भी हो सकती है। जब तक हम यह एज्यूम नहीं कर लेते कि जो इनकम है वो ऑगमेंटेड नहीं, ऑगमेंटेड का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना, इनकम जब तक नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मान लो इनकम मेरी 10,000 रुपये है, ठीक है, मेरी इनकम बढ़ गई 15,000 रुपये, लेकिन मेरा 10,000 रुपये में सही खर्चा चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? एक्स्ट्रा बढ़ी हुई इनकम का सेविंग ही तो करूंगा। ठीक है, तो सेविंग क्या होगी? सेविंग बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी। इन जनरल, इफ गवर्नमेंट डेफिसिट्स, यदि जो गवर्नमेंट का डेफिसिट्स है, सक्सीड इन देयर गोल, यदि वह अपने लक्ष्य में सक्सीड हो जाता है, ऑफ रेजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाने में, उत्पादन को बढ़ाने में, देयर विल बी मोर इनकम, अगर उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा तो इनकम भी ज्यादा बढ़ेगी, एंड देयर फॉर, और इसीलिए मोर सेविंग, सेविंग भी ज्यादा बढ़ेगी। जैसा मैंने बताया इनकम बढ़ने के साथ साथ सेविंग ज्यादा बढ़ेगी। अब मेरे को ये बताओ कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम कैसे बढ़ेगी और सेविंग कैसे बढ़ेगी? अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम कैसे बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो सेविंग कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा। प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। मान लो मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी में, मान लो मेरा सिलाई सेंटर है, मैं कंपनी क्यों बताऊं, ठीक है, और सिलाई सेंटर है मेरा, तो मेरे पास है ना, मेरे पास 10 दर्जी काम करते हैं, टेलर काम करते हैं। मैं उन 10 को 10-10 हजार रुपये देता हूँ, और एक जो टेलर है एक दिन में वो 10 शर्ट सील के जाता है। तो इस हिसाब से जो मैं 100 शर्ट डेली प्रोड्यूस करता हूँ, इस हिसाब से महीने में काट छाट करके मैं 30 दिन मान करके चलता हूँ, 30 दिन वो आते हैं, तो कितनी शर्ट होगी? 3,000 होगी। मुझे ऑर्डर मिल गया 5,000 शर्ट का, मुझे उत्पादन बढ़ाना है। मुझे उत्पादन बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उनको कन्विंस करना होगा, टेलर्स को, कि उत्पादन इतना बढ़ाना, जल्दी जल्दी काम करो, आप 10 शर्ट के बजाय 15 शर्ट बना दो। वो 15-15 शर्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आधा ज्यादा हो जाएगा, 150 शर्ट, 100 के बजाय 150 शर्ट होगी। ठीक है, या 200 शर्ट होगी, डबल काम करने लगे। अगर वो डबल काम कर रहे हैं, डबल सैलरी भी तो देनी पड़ेगी मुझे उनको। डबल सैलरी जाएगी तो क्या उसकी उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी? 10,000 रुपये देता हूँ तो 20,000 देने पड़ेंगे मुझे उनको, अगर मैं एक्स्ट्रा काम लेता हूँ तो उनसे, डबल काम लेता हूँ तो इस प्रकार से उनकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, तो इनकम बढ़ गई मतलब डिमांड बढ़ी, पहले ऑर्डर मिला, ठीक है,
फिर क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ गया तो फिर क्या हो गया, इनकम बढ़ गई। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, और जो एक्स्ट्रा इनकम उनकी बढ़ी है वो क्या करेंगे कि हमारे फ्यूचर में काम आएगी, बैंक में जमा करवा देते तो उनकी सेविंग्स में चली जाएगी, ये हमारी सेविंग्स है। ठीक है, इन दिस केस, इस केस में, इस हालत में बोथ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री कैन बोरो मोर, जो गवर्नमेंट है और जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा बोरो करेगी। ज्यादा बोरो कैसे करेगी, मुझे कच्चा माल भी तो लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो इसके अतिरिक्त इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, आधारभूत ढांचे में इन्वेस्टमेंट करती है, फ्यूचर जनरेशंस में भी बेटर ऑफ, फ्यूचर जनरेशंस जो होंगी वो एक अच्छी हालत में होंगी, प्रोवाइडेड, बशर्ते द रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ऐसी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट पे जो सरकार को रिटर्न्स मिल रहा है वो उस इंटरेस्ट से ज्यादा मिले उसको। ठीक है, इंटरेस्ट की दर से ज्यादा रिटर्न उसको मिले। द एक्चुअल डेट, जो वास्तविक डेट है, ऋण है, कुड बी पेड ऑफ, उसको पेड ऑफ किया जा सकता है, चुकता किया जा सकता है, बाय द ग्रोथ इन आउटपुट, आउटपुट में ग्रोथ करके, उत्पादन में वृद्धि करके। द डेट शुड नॉट बी कंसीडर्ड बर्डनसम, ऋण को, कर्ज को बोझिल नहीं समझा जाना चाहिए। द ग्रोथ इन डेट, डेट में जो ग्रोथ होती है, विल हैव टू बी जज्ड, उसको जज किया जाना चाहिए, बाय द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, इकोनॉमी की ग्रोथ को जज करके कंप्लीट। ठीक है, जो डेट में ग्रोथ हो रही है कि डेट में कितनी ग्रोथ हुई है और इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई है, उन दोनों को जज किया जाना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ कितनी हुई है, डेट में कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, मुश्किल तब होगी जब कर्जा बढ़ जाएगा और इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, डेफिसिट रिडक्शन, हम कैसे डेफिसिट को रिडक्शन करेंगे, घाटे की कमी कैसे करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन टैक्सेस और रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो डेफिसिट है उसको टैक्स बढ़ा करके या उसके खर्च में कटौती करके कम किया जा सकता है। ठीक है, खर्च में कटौती करके कम कैसे किया जा सकता है, आज आपकी तरफ से एक भी जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप वीडियोस को देखा करो, अच्छे से पढ़ा करो, बार बार देखा करो। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर में रिडक्शन कर देती है, डेट होता क्या है, डेट होता क्या है, डेट तब होता है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और रिसिप्ट कम होती है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है बजाय रिसिप्ट के, तो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर को कम कर देगी तो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट इक्वल नहीं हो जाएंगे, हो गया डेप्ट कम। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सपेंडिचर कम करके डेट कम करना होगा। और दूसरा और एक और तरीका है, शायद इसमें आएगा नहीं आएगा, मैं बता दूं, उस वर्ड को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो सरकारी एसेट्स हैं, ठीक है, सरकार को इन्वेस्टमेंट करने की बजाय डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि सरकार कैपिटल फॉर्मेशन की बजाय सरकार के पास जो ऑलरेडी कैपिटल है उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दो, बेच दो, सरकार के पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं की, खर्चे में भी कटौती हो गई, ऐसा आईएमएफ ने बोला था 1992 में जब हमने एलपीजी किया था। ठीक है, इन इंडिया, भारत में गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, कि जो सरकार है वो टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रही है विद ग्रेटर रिलायंस ऑन डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, प्रत्यक्ष कर पर ज्यादा निर्भर होकर के इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो नेचर में रिग्रेसिव होते हैं, प्रोग्रेसिव नहीं होते कि इनकम बढ़ने के साथ साथ उनकी वो बढ़ गई, ये रिग्रेसिव होते हैं नेचर में। ठीक है, दे इम्पैक्ट ऑल इनकम ग्रुप्स इक्वली। ठीक है, कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये सभी इनकम ग्रुप्स को इक्वली इम्पैक्ट करते हैं। इक्वली इम्पैक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे कि अब जीएसटी आया है, अब मान लो जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा दिया, किसी भी चीज पर लगा दिया, किताब पर ही जीएसटी लगा दिया, मान लो बुक्स पे लगा दिया, बुक्स पे नहीं लगा दिया, मान के चलो अभी जो जीएसटी के रिफॉर्मेशन आए हैं उसमें टोबैको पे 40% लगाया गया। ठीक है, तंबाकू पे,
तंबाकू तो एक गरीब आदमी है वो भी टोबैको स्मोकिंग करता होगा, और एक अमीर आदमी है वो भी स्मोकिंग करता होगा। अमीर आदमी 40% टैक्स पे कर रहा है, गरीब आदमी 40% टैक्स पे कर रहा है, उसके चाहे इनकम कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रिग्रेसिव है नेचर में, वो सभी को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सबको प्रभावित नहीं करते, वो वेल ऑफ सिटीजन्स को प्रभावित करते हैं। देयर हैज ऑल्सो बीन एन अटेम्प्ट टू रेज रिसीट्स। ठीक है, रिसीट्स को बढ़ाने का भी एक अटेम्प्ट किया गया है थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स इन पीएसयूज। पीएसयूज में शेयर्स की सेल के माध्यम से। व्हाट डू यू मीन बाय पीएसयूज सेल ऑफ शेयर्स? PSUs, I already told you कि what is PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जैसे मैंने बताया था कि भेल, गेल, ठीक है, भेल, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऐसे ऐसे जो ये PSUs हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। मतलब इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा होता है। आई थिंक गवर्नमेंट का 75% है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मान करके चलो कि शेयर का मतलब होता है हिस्सा, कि गवर्नमेंट का इसमें हिस्सा है मोर देन 50%। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का अगर हिस्सा उसमें मोर देन 50% है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, हो सकता है गवर्नमेंट अपनी उस मोर देन 50% के हिस्से को बेच दे, पब्लिक को दे दे, पब्लिक का हिस्सा हो जाएगा उसमें, सरकार को मिलेगा, सरकार को वैसे पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जो सेल है शेयर्स की, उसके माध्यम से भी सरकार ने रिसीट्स को बढ़ाने की कोशिश की है। रिसीट्स मीन्स होता प्राप्ति। प्राप्ति क्या होती है? किसी भी हिसाब से गवर्नमेंट के पास जो भी मनी आता है वो प्राप्ति है। टैक्स बढ़ा करके, फाइन्स वगैरह लगा करके, बोरोविंग करके, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करके, कुछ भी हो, और कहाँ जाता है? आर्टिकल 266। हाउएवर, हालांकि द मेजर थ्रस्ट हैज बीन टुवार्ड्स रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो मुख्य थ्रस्ट है वो सरकार का अपने खर्चे में कटौती की तरफ रहा है। ठीक है, सरकार कटौती की ओर ज्यादा निर्भर है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही। बोलते हैं ना कई बार कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है, दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू मेकिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ऐसा गवर्नमेंट एक्टिविटीज को मोर एफिशिएंट करके प्राप्त किया जा सकता है। क्या? गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उनको हम और ज्यादा एफिशिएंट बना दें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ठीक है, थ्रू बेटर प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स की बेटर प्लानिंग्स करके, एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करके। ठीक है, समझ गए? हाउ डू वी मेक एडमिनिस्ट्रेशन बेटर? जब हम समाज में ऐसे ऐसे न्यूज को सुन रहे हैं कि सच एंड सच आईपीएस ऑफिसर कमिटेड सुसाइड ड्यू टू करप्शन, सच एंड सच एएसआई, ठीक है, कमिटेड सुसाइड, ठीक है, ड्यू टू करप्शन। हाउ विल मेक एडमिनिस्ट्रेशन बेटर? ठीक है, कई बार मैं भी सोचता हूँ, कल सोच रहा था जिस टॉपर के एथिक्स के नोट पढ़े उस पर ब्राइबरी का केस होगा। ठीक है, कभी आपने सोचा है, आपने किसी टॉपर के एथिक्स के नोट पढ़े हो, ठीक है, आपको अच्छा लगा, बड़े अच्छे मस्त नोट्स बना रखे हैं बंदे ने, उसी पे ब्राइबरी का केस हो जाए, तो यार ये तो ब्राइबरी का केस है मतलब। ठीक है, आपकी नींव हिल जाए फिर। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो एथिक्स है ना, एथिक्स इज ओनली ऑन पेपर्स, ठीक है, नॉट इन एप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज द रीजन। ठीक है, और लो लेवल पे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, ये स्टेट लेवल के ऑफिसर्स वगैरह हो गए, जो यहाँ तक बहुत ही भ्रष्टाचार है, हमें पता नहीं चलता, बहुत ही भ्रष्टाचार है। ऊपर लेवल पर तो हम कहीं कहीं सुनने में आता है कि ये ऑफिसर है, इतना ईमानदार है, ये वो है, लेकिन जो लो लेवल के होते हैं, स्टेट लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं। रिसेंट स्टडी, जो एक स्टडी है रिसेंट की, ठीक है, बाय द प्लानिंग कमीशन, जो योजना आयोग के द्वारा की गई, अभी योजना आयोग को तो बदल दिया गया, नीति आयोग, ठीक है, हैज एस्टिमेटेड, उसने एस्टिमेट किया है, अनुमान लगाया है कि टू ट्रांसफर ₹1 टू द पुअर, की गरीब आदमी को ₹1 ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंड्स ₹3.65, गवर्नमेंट ₹3.65 खर्च करती है इन द फॉर्म ऑफ फूड सब्सिडी, फूड सब्सिडी के रूप में।
ठीक है, शोइंग दैट कैश ट्रांसफर वुड लीड टू इंक्रीज इन वेलफेयर, यह दिखाते हुए कि जो कैश ट्रांसफर है वो लोगों की भलाई को बढ़ाएगा। द अदर वे इज टू चेंज द स्कोप ऑफ द गवर्नमेंट, जो दूसरा तरीका है वो गवर्नमेंट के स्कोप को चेंज करने का है, बाय विदड्राविंग फ्रॉम सम ऑफ द एरियाज, कुछ क्षेत्रों से पीछे हट करके, वेयर इट ऑपरेटेड बिफोर, जिन क्षेत्रों पर इसने पहले काम किया था उन क्षेत्रों से पीछे हट करके। ये 4 पे दे रखा था ना, रिसेंट स्टडी, कौन सी रिसेंट स्टडी है? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय द प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इसके द्वारा ये स्टडी की गई थी कि 1 रुपया अगर किसी गरीब को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सरकार को 3.65 रुपीज स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। और गवर्नमेंट जिस क्षेत्र में पहले वो करती थी, काम किया करती थी, उस क्षेत्र से कैसे हट करके, जैसे रेलवे है, रेलवे का 4-5% क्या किया गया, निजी हाथों में दे दिया गया, पहले तो 100% ही था। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस प्रकार से, इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट अभी मैं बताऊं, मान लो एक सरकारी स्कूल है। ठीक है, सरकारी स्कूल, मैं बेटर एग्जांपल देता हूं, बेटर एग्जांपल है एच के आर एन लगा लो, या लगा लो अभी 1 किलोमीटर स्कीम आई थी। ठीक है, हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम में क्या आई थी कि जो ड्राइवर और कंडक्टर्स भर्ती किए गए वो गवर्नमेंट के थ्रू भर्ती नहीं किए गए। ठीक है, ठेकेदार के थ्रू भर्ती हुए वो। ठीक है, उनकी सैलरी भी कम थी, काम उतना ही लिया जाता था उनसे। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया कि सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, सरकार पीछे हट गई, थोड़ा सा एकदम पीछे रख लिया सरकार ने। ठीक है, रादर देन रिक्रूटिंग, ठीक है, ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स, ठीक है, इट ओपन्स आउटसोर्सिंग पॉलिसी के माध्यम से ले लिया इनको। ठीक है, ये सरकार की चाल है। कटिंग बैक गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इन वाइटल एरियाज, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यदि हम सरकार के कार्यक्रमों को कम कर देते हैं, लाइक एग्रीकल्चर की, सरकार ने एग्रीकल्चर में कोई स्कीम नहीं चलाई, एजुकेशन में कोई स्कीम नहीं चलाई, हेल्थ में, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, एटसेट्रा। ठीक है, वुड एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमी, वो इकोनॉमी को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। गवर्नमेंट इन मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों में जो सरकारें हैं, रन ह्यूज डेफिसिट्स, वो बहुत ज्यादा घाटे में हैं, और वो घाटा फोर्सिंग देम टू एवेंचुअली पुट इन प्लेस सेल्फ इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट्स ऑफ नॉट इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओवर प्री डिटरमाइंड लेवल्स। बॉक्स 5.1 गिव्स द मेन फीचर्स ऑफ द FRBMA इन इंडिया। बहुत से देशों में जो सरकारें हैं उनमें बहुत ज्यादा घाटा है, डेफिसिट्स है, बजटरी डेफिसिट्स है, और वो डेफिसिट्स उनको आखिर में मजबूर कर देता है कि वे अपने खुद के ऊपर खुद ही सीमाएं लगा दें कि वे एक्सपेंडिचर को एक लेवल से ज्यादा नहीं करेंगे। मतलब अपने आप पर सीमाएं लगा देते हैं, इससे ज्यादा खर्चा हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, और भारत में क्या लेवल है या कैसे खर्चा करें, तो बॉक्स 5.1 जो है वो FRBMA जो है उसके फीचर्स को बताता है इंडिया में। FRBMA मैंने जैसा कि पहले बताया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। इसमें सरकार के लिए बताया गया कि सरकार 4% से या 6% से ज्यादा घाटा नहीं करेगी और कोशिश करेगी इसको 2% पे लेकर के आने की, ऐसे इसके अंदर ये बताया गया, और सरकार ने घाटा कम भी किया है। ठीक है, दिस विल हैव टू बी एग्जामिन्ड। ठीक है, इसको एग्जामिन किया जाना होगा, परीक्षण किया जाना होगा, कीपिंग इन व्यू, ये व्यू में रख करके, ध्यान में रख करके, द अबोव फैक्टर्स, ऊपर वाले फैक्टर्स को ध्यान में रख करके। ऊपर वाले फैक्टर्स को ध्यान में रख करके क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जिसकी सरकारों में बहुत ज्यादा घाटा हो चुका है और वो अपने आप के ऊपर लिमिट लगा लेते हैं कि हम इस लेवल से ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे ही नहीं। समझ गई? वी मस्ट नोट दैट लार्जर डेफिसिट्स, हमें यह नोट करना होगा कि यदि घाटा ज्यादा बड़ा है, डो नॉट ऑलवेज सिग्निफाई ए मोर एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, वो इस ज्यादा एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी की ओर संकेत नहीं देता है कि जो फिस्कल पॉलिसी होगी वो ज्यादा विस्तृत होगी, नहीं। द सेम फिस्कल मेजर्स, वही
जो फिस्कल मेजर्स हैं, राजस्व कदम जो हैं, कैन गिव राइज टू ए लार्ज और स्मॉल डेफिसिट, वो एक बड़े और छोटे डेफिसिट को, या मतलब बड़े और ज्यादा या कम घाटे को राइज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की स्टेट के ऊपर निर्भर होकर के वही कदम घाटे को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ए रिसेशन, यदि एक इकोनॉमी रिसेशन को एक्सपीरियंस करती है, द जीडीपी फॉल्स, जीडीपी गिर जाती है। व्हाट इज रिसेशन? रिसेशन मान लो, देखो मैं बताता हूं, जीडीपी क्या है, ईयर वाइज बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, यहां देखो, ठीक है, जीडीपी जो है ग्राफ में ऐसे बढ़ती चली जा रही है, एक पॉइंट पर आकर के जीडीपी नीचे हो गया, जैसे जीडीपी नीचे की ओर आने लगी, दिस इज कॉल्ड रिसेशन। ठीक है, एक रिसेशन के पीरियड के बाद जीडीपी जैसे ही ऊपर की ओर चली जाने लग जाती है तो इट इज कॉल्ड बूम। इट इज क्लियर। रिसेशन के दौरान जीडीपी क्या होगी? फॉल्स हो जाती है, कमी मंदी के दौरान जीडीपी गिर जाती है। टैक्स रेवेन्यूज फॉल, जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी कम हो जाता है, गिर जाता है, बिकॉज क्योंकि फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स पे लोअर टैक्सेस, क्योंकि जो फर्म्स हैं, घरेलू सेक्टर जो है, ठीक है, और औद्योगिक सेक्टर जो है, वो टैक्स कम पे करते हैं, व्हेन दे अर्न लेस, जब वे कम अर्न करते हैं, मतलब कमाई कम होगी, ठीक है, तो टैक्स भी कम ही देना पड़ेगा, और एक लेवल से कमाई नीचे चली जाएगी, हो सकता है टैक्स में 0% देना पड़े, कुछ भी ना देना पड़े। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट की द डेफिसिट, जो डेफिसिट है, इंक्रीजेस, बढ़ जाता है, इन ए रिसेशन, एक मंदी में बढ़ जाता है, एंड फॉल्स इन ए बूम, और बूम में जो डेफिसिट घाटा जो है वो कम हो जाता है। बूम समझ गए? एवन विद नो चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में बिना चेंज किए, बिना परिवर्तन किए भी रिसेशन में जो घाटा है वो बढ़ जाता है, और बूम में घाटा जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? एनी क्वेश्चन? ठीक है, लेट्स लुक एट समरी। पब्लिक गुड्स, जो पब्लिक गुड्स हैं एज डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम प्राइवेट गुड्स, जो प्राइवेट गुड्स से अलग होती हैं, बताया गया जैसे आर कोलेक्टिवली कंज्यूम्ड, वो कोलेक्टिवली कंज्यूम की जाती हैं, वो पब्लिक गुड्स होती हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर, जो पब्लिक गुड्स होती हैं उनके दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, कौन सी? दे आर नॉन रिवलरस, वो नॉन रिवलरस नहीं होती, ठीक, वो नॉन रिवलरस होती हैं इन दैट वन पर्सन कैन इंक्रीज हर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गुड, ठीक है, कि एक व्यक्ति जो है उस वस्तु से अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकता है, विदाउट रिड्यूसिंग दैट ऑब्टेन्ड बाय अदर्स, बिना उसको कम किए कि वो और लोगों के द्वारा ऑब्टेन की जाएगी, एंड दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, और वो नॉन एक्सक्लूडेबल होगी, ठीक है, एंड देयर इज नो फिजिबल वे ऑफ एक्सक्लूडिंग एनीवन, और किसी व्यक्ति को बाहर करने का कोई व्यवहारिक तरीका नहीं है, फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ द गुड, उस चीज का आनंद लेने से, ठीक है, उसके लाभों का आनंद लेने से किसी व्यक्ति को हम बाहर भी नहीं कर सकते। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू कलेक्ट फीस, ठीक है, यह फीस करना डिफिकल्ट कर देती है, कलेक्ट करना, फीस इकट्ठा करना, फॉर देयर यूज, उनके यूज के लिए, एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज, और प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो हैं, प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं, वो विल इन जनरल नॉट प्रोवाइड दिस गुड्स, वो वास्तविक रूप से या सामान्य रूप से वो इन वस्तुओं को प्रोवाइड नहीं करती, हैंस दे मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इसलिए वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। दस वी कैन से दैट दीज आर पब्लिक गुड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। द थ्री फंक्शंस ऑफ एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन ऑपरेट थ्रू द एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जो प्राप्ति है, सरकार का जो खर्चा है, उस खर्चे के माध्यम से रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है, समझ गए? द बजट विच गिव्स अ स्टेटमेंट ऑफ द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो बजट है, जो सरकार की प्राप्तियों का और खर्चे का एक स्टेटमेंट देता है, इज डिवाइडेड इनटू रिवेन्यू बजट, उसको रिवेन्यू बजट में बांटा जाता है, कैपिटल बजट में बांटा जाता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट फाइनेंशियल नीड्स, जिसको डिस्टिंग्विश किया जाता है, मतलब उसमें अंतर करने के लिए, भेद करने के लिए, किस किस में? करंट फाइनेंशियल नीड्स में भेद करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट में भेद करने के लिए इन द कंट्रीज कैपिटल स्टॉक, कंट्री के कैपिटल स्टॉक में, ठीक है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें अंतर करने के लिए, भेद करने के लिए इसको डिवाइड किया जाता है। ग्रोथ ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट की जो ग्रोथ है एज ए परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट,
फिस्कल डेफिसिट के परसेंटेज के रूप में पॉइंट्स टू ए डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वो सरकारी खर्चे की जो क्वालिटी है उसके डिटोरिएशन की ओर संकेत करती है, उसके खराबी की ओर संकेत करती है। इन्वॉल्विंग लोअर कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें लोअर कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग होता है, शामिल होता है। प्रोपोर्शनल टैक्सेस रिड्यूसेस द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ठीक है, जो प्रोपोर्शनल टैक्सेस होते हैं वो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को कम कर देते हैं, बिकॉज क्योंकि टैक्सेस रिड्यूस द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउट ऑफ इनकम। क्योंकि जो टैक्सेस होते हैं वो इनकम से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कम कर देते हैं। ठीक है। पब्लिक डेट इज बर्डनसम। जो पब्लिक डेट होता है, जो ऋण होता है, पब्लिक डेट या गवर्नमेंट डेट जो होता है वो बर्डनसम, बोझिल होता है। इफ इट रिड्यूसेस, यदि यह कम करता है फ्यूचर ग्रोथ इन आउटपुट, आउटपुट में जो फ्यूचर में ग्रोथ होती है, यदि उस ग्रोथ को वो कम कर देता है तो जो पब्लिक डेट होता है वो क्या होता है, बर्डनसम होता है। पब्लिक गुड्स क्या होती है, यू नो वेरी वेल। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होती है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, एंड रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या होती है। रिकार्डियन इक्विवेलेंस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन। ठीक है। बॉक्स 5 दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें मेन फीचर्स दे रखे हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट के। ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी विल डिस्कस इट टुमारो।